मूवी शुरू होती है और हमें अफगानिस्तान में एक रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पहले से यूएस आर्मी कैंप की भी होती है और वहां पर आर्म्स की एक बहुत बड़ी डील होने वाली होती है। तभी हमें इस फिल्म के मेन हीरो टोनी स्टार्क की एंट्री दिखाई जाती है, जो कि आर्मी के जवानों के साथ मजाकिया अंदाज में बात कर रहे होते हैं। उनकी बातचीत चली रही होती है कि तभी अचानक से उनके काफिले पर हमला होता है और यूएस आर्मी के जवान बैक फायर करने के लिए गाड़ी से निकलते हैं। टोनी भी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता है और किसी को फोन लगा ही रहा होता है। तभी उसके बगल में एक मिसाइल आकर गिरती है। उस मिसाइल में नाम लिखा होता है स्टार्क इंडस्ट्रीज, जो कि उसी कंपनी का था जिसका मालिक खुद टोनी स्टार्क है। तभी बम फटता है और हमारा हीरो अपनी ही बनाए हुए हथियार से बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टोनी का किडनैप हो गया होता है और उसे किडनैप करने वाले एक आतंकी संगठन होते हैं जो अपने आप को 10 रिंग्स के नाम से बुलाते हैं। अगले सीन में हमें 36 घंटे पहले की कहानी को बताया जाता है, जहां पर एक अवार्ड फंक्शन में टोनी के बचपन के बारे में हमें पता चलता है कि वह बचपन से ही कितना होशियार होता है और बड़े ही कम उम्र में बड़ी ही ऊंचाइयां छू लेता है। हमें यह भी पता चलता है कि बचपन में ही टोनी के माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं और अब टोनी और उसका पार्टनर ओबडाया दोनों मिलकर स्टार्क इंडस्ट्रीज को चलाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि टोनी किसी कसिनो में अय्यासियां कर रहा होता है और उसका बहुत ही जिगरी दोस्त रोडी वहां पर पहुंचकर उसके अवार्ड फंक्शन में नहीं आने के लिए उसे खरी खोटी सुना रहा होता है और वो उसे अवार्ड भी देता है, पर टोनी उस अवार्ड को वहां मौजूद एक्टर्स को दे देता है, ये कहकर कि उसके पास इस अवार्ड को रखने की जगह नहीं होती। कसिनो से बाहर निकलते ही टोनी को एक न्यूज रिपोर्टर रोक लेती है और पूछती है कि इतनी खतरनाक हथियार आप क्यों बनाते हैं? इन हथियारों से कई लोगों की जान जाती है, ये जानकर चैन से कैसे सो सकते हैं? और टोनी रिप्लाई करता है कि जिस दिन हथियार की जरूरत इस दुनिया में खत्म हो जाएगी वो हथियार बनाना छोड़ देगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि टोनी अपने आलीशान विला में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है और उसकी असिस्टेंट पेपर वहां पर आके उसे बताती है कि उसे अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी आर्म्स डीलिंग के लिए जाना है और टोनी वहां से निकल जाता है अपने प्राइवेट जेट से। वहां पहुंचते ही उसे यूएस आर्मी के जवान रिसीव कर लेते हैं और सब लोग आर्म्स की डील वाली जगह पर जाते हैं, जहां टोनी को एक डेमो देना होता है अपनी खतरनाक मिसाइल का, जिसका नाम जेरिको होता है। और फिर हमें देखने को मिलता है एक आइकॉनिक सीन, जहां पर हमें डेमो से ये पता चलता है कि जेरिको मिसाइल बहुत ही घातक है और पल भर में किसी भी युद्ध को जीतने की क्षमता रखती है। एक सक्सेसफुल डेमो के बाद टोनी अपने पार्टनर से बात करता है और कहता है कि वो बहुत जल्द मिलियनर से बिलियनर बनने वाले हैं। इतना कहकर टोनी गाड़ी में बैठ जाता है और एयरपोर्ट के लिए रवाना होता है। यहीं रास्ते में उसके काफिले में हमला होता है, जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। अगला सीन एक डरावनी गुफा में शुरू होता है, जहां हम देखते हैं कि टोनी का ऑपरेशन हो गया होता है और उसके सीने में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है, जो कि एक बैटरी से जुड़ी होती है, जो उन छोटे छोटे मेटल के टुकड़ों को उसके दिल तक पहुंचने से रोकती है, जो बम धमाके में उसके शरीर में घुस गए थे। वहां उसकी मुलाकात हेंसन से होती है, जिसे भी किडनैप करके वहां रखा गया होता है। हेंसन उसके ऑपरेशन के बारे में उसे बता रहा होता है। तभी वहां आतंकवादी आते हैं और टोनी को किडनैप करने की वजह बताते हैं। दरअसल आतंकवादी वहां पर उसे जेरिको मिसाइल बनाने के लिए कहते हैं और उसे वादा करते हैं कि जेरिको मिसाइल बनते ही उसे रिहा कर दिया जाएगा। पहले टोनी नहीं मानता, पर बचने का कोई रास्ता न देखकर वो मान जाता है। साथ ही साथ वो ये देखकर भी हैरान हो जाता है कि उन आतंकवादियों के पास उनके बनाए हथियार हैं और वो सोच में पड़ जाता है कि उनके पास ये हथियार कहाँ से आए, जो हमें मूवी में आगे पता चलेगा। टोनी बचने का कोई रास्ता ना देखकर निराश होकर बैठा होता है। तभी हेंसन उसे कहता है कि उसके लोग उसे इन पहाड़ों पर नहीं ढूंढ पाएंगे। आगे हेंसन उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि वो कितना होशियार है और उसके मरने की जगह इस गुफा में नहीं है और उसे यहाँ से भागने के लिए प्लान बनाने को कहता है। आगे हम देखते हैं कि टोनी आतंकवादियों से बहुत सारे मिसाइल को मंगवाता है, ये कहकर कि वो जेरिको मिसाइल बना रहा है उनके लिए, पर असल में वो वहाँ से भागने के प्लान में लग जाता है। वो काम करता है और सबसे पहले अपने सीने में बने इलेक्ट्रोमैग्नेट को अपग्रेड करता है और उसके जगह पर एक छोटा आर्क रिएक्टर बनाता है ताकि वो उसे इस गुफा से निकलने में इस्तेमाल कर सके। कुछ दिन बीत चुके होते हैं और आतंकवादियों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो जो भी बना रहा होता है वो किसी भी एंगल से जेरिको मिसाइल की तरह नहीं दिखती और इसीलिए आतंकवादियों के सरदार को शक हो जाता है और वो जेरिको मिसाइल चेक करने के लिए उनके पास आता है। वहां पर कागज में बने कुछ चित्रों को देखकर वो समझ जाता है कि वो मिसाइल की नहीं बल्कि किसी और चीज की है और वो हिंसन को मारने वाला ही होता है कि टोनी वहां उनको रोक लेता है, ये कहकर कि हिंसन काम जानता है और टोनी को उसकी जरूरत है मिसाइल बनाने के लिए। फिर वो सरदार हिंसन को छोड़ देता है
और कल तक का वक्त देता है मिसाइल को बनाने के लिए, नहीं तो वो उन दोनों को मार देगा। टोनी और हेंसन जोर शोर से लग जाते हैं आर्मर के बचे हुए काम को पूरा करने में, ताकि वो उस गुफा से बचकर बाहर निकल सके। तभी कैमरे में उनको ना देखकर आतंकवादी उनको चेक करने के लिए गुफा में आते हैं और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। दरवाजा बॉम्ब से उड़ जाता है क्योंकि टोनी ने वहाँ पर बॉम्ब लगा रखा है। फिर दोनों आर्मर को पावर देने में लग जाते हैं। हेंसन गन लेकर आतंकवादियों की तरफ फायर करने लगता है ताकि टोनी को और समय मिल सके। आर्मर सूट को पावर मिल चुकी होती है और हमें यहाँ पर पहली बार आयरन मैन का लुक देखने मिलता है, जो कि बहुत ही खतरनाक और शानदार दिखता है। उस सूट में बहुत सारी पावर थी। टोनी की फाइट आतंकवादियों से शुरू हो जाती है और टोनी सूट की मदद से एक एक करके आतंकवादियों को मारने लगता है और गुफा से बाहर निकलने लगता है। इसी लड़ाई के बीच हेंसन को गोली लग जाती है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। टोनी उसे शुक्रिया कहता है उसकी जान बचाने के लिए और आगे बढ़ जाता है। उस गुफा से बाहर निकलते ही उस सूट को देखकर सारे आतंकवादी डर जाते हैं और उस पर फायर करने लगते हैं। टोनी भी उस सूट में बने हथियार का इस्तेमाल करता है और वहां पर मौजूद सारे मिसाइल को बर्बाद कर देता है। और अब टोनी अपने सूट का पूरा पावर इस्तेमाल करता है और वहां से उड़कर बाहर निकल जाता है। जख्मी हालात में वो रेगिस्तान में पैदल ही चलने लगता है। तभी उसका दोस्त रोडी उसे ढूंढ लेता है और सही सलामत वापस ले आता है। वापस पहुंचते ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और वो कहता है कि उसकी कंपनी अब हथियार नहीं बनाएगी, क्योंकि कुछ दिन पहले टोनी की जान जाने वाली थी उन्हीं हथियारों से जिसे उसकी कंपनी खुद बनाती है। ये सुनते ही ओबडाया तुरंत माहौल को संभाल लेते हैं और टोनी को वहां से आराम करने के लिए भेज देते हैं। टोनी ने ओबडाया को बताया कि वो आर्क रिएक्टर बनाने में कामयाब हो गया है और वो कोई और प्रोडक्ट बना सकते हैं ताकि उसे हथियार बनाना ना पड़े। ओबडाया ये देखकर हैरान हो जाता है और किसी और से इसके बारे में बात ना करने को कहता है। अगले सीन में टोनी अपने आर्क रिएक्टर को पेपर की मदद से अपग्रेड करता है और पुराना आर्क रिएक्टर को फेंकने के लिए कह देता है। पेपर उसे फेंकती नहीं, वो इसे टोनी को गिफ्ट कर देती है। आगे हम देखते हैं कि टोनी एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है जिसका नाम वो मार्क 2 रखता है और अपने सबसे पहले एआई जार्विस को प्रोजेक्ट की सारी जानकारी गुप्त रखने को कहता है, क्योंकि कुछ दिन पहले हुए हादसे के बाद उसे किसी पर भरोसा नहीं होता है। वो नए नए एक्सपेरिमेंट करता है और अपने सूट को और बेहतर बनाता जाता है। वो अपने सूट पर काम करता है और जार्विस को एक नया सूट बनाने को कहकर वो पार्टी करने निकल जाता है। वहाँ उसे फिर से वही न्यूज़ रिपोर्टर मिलती है जिसके जरिए उसे पता चलता है कि उसको जिस आतंकवादी ने किडनैप किया था उनके पास जेरिको मिसाइल की एक कंसाइनमेंट है जो कि कुछ दिन पहले ही पहुंची है। टोनी समझ जाता है कि उसकी कंपनी सही तरीके से काम नहीं कर रही। इधर टोनी उन आतंकवादियों से बदला लेने के लिए अपने आर्मर को पहनता है और फिर से हमें आयरन मैन का एक लेजेंडरी सीन देखने को मिलता है। सूट पहनते हुए टोनी वहां पहुंचकर उन सारे आतंकवादियों को मारने लगता है और जेरिको मिसाइल को भी बर्बाद कर देता है। वहां से लौटते वक्त टोनी को थ्रेट समझकर यूएस आर्मी उस पर अटैक करने लगते हैं। टोनी वहां से बचते बचाते किसी तरह वापस आ जाता है। अगले सीन में हमें ओबडाया को दिखाया जाता है जो कि रेगिस्तान में उन्हीं आतंकवादियों से मिलने के लिए जाता है और हमें पता चलता है कि टोनी को किडनैप कराने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बिजनेस पार्टनर ओबडाया है। वो टोनी को मार देना चाहता है ताकि वो स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक बन सके। इधर उन आतंकवादियों को टोनी का सबसे पहला बनाया गया सूट मिल जाता है और वो उसे जेरिको मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक हथियार की तरह देखने लगते हैं। ओबडाया वहां उन आतंकवादियों को मार देता है और टूटे हुए सूट की जानकारी लेकर वहां से निकल जाता है और उसकी एक कॉपी बनाने में लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि टोनी पेपर को एक पेन ड्राइव देकर ओबडाया के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने को कहता है ताकि वो ओबडाया को जेल भेज सके और कंपनी के नियमों के खिलाफ जाके आतंकवादियों को मिसाइल के कंसाइनमेंट देने के लिए सजा दे सके। किसी तरह पेपर ओबडाया के लैपटॉप से सबूत इकट्ठा करने में कामयाब हो जाती है और वहां से निकल जाती है। इधर ओबडाया का आयरन मैन सूट तैयार हो जाता है पर उसे पावर देने के लिए आर्क रिएक्टर नहीं बन पाता क्योंकि उसकी टीम टोनी जितनी अक्लमंद नहीं होती है। और फिर ओबडाया टोनी का आर्क रिएक्टर लेने के लिए उसके पास पहुंचता है। ओबडाया धोखे से टोनी के सीने में लगे आर्क रिएक्टर को निकाल लेता है और टोनी को मरने के लिए वहीं छोड़ देता है। अचानक टोनी को याद आता है कि उसके पास उसका पुराना आर्क रिएक्टर है जो कि पेपर ने उसे फेंकने के बजाय उसे गिफ्ट कर दिया था। वो किसी तरह वहां पहुंचता है और आर्क रिएक्टर लेके अपने सीने में लगा लेता है। इधर पेपर पुलिस को फोन करती है और ओबडाया को पकड़ने के लिए बोलती है और साथ ही रोडी को भी फोन करती है और उसे भी टोनी के पास भेजती है क्योंकि टोनी पेपर का फोन नहीं उठा रहा होता है। पेपर पुलिस को लेकर ऑफिस पहुंचती है ओबडाया को पकड़ने के लिए, पर ओबडाया अपने नए बने सूट को पहन लेता है और तबाही मचाने लगता है।
वो पेपर को मारने वाला ही होता है कि वहाँ टोनी पहुँच जाता है और हमें ओबडाया और टोनी के बीच एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई देखने को मिलती है। टोनी के पास उसका पुराना आर्क रिएक्टर होने की वजह से उसमें पावर बहुत कम बची हुई होती है और वो धीरे धीरे लड़ाई हारने वाला होता है। तभी उसे आइडिया आता है कि वो ऑफिस के आर्क रिएक्टर में दबाव को बढ़ाकर ओबडाया के सूट को बेकार कर उसे हरा सकता है और वो पेपर की मदद से रिएक्टर में प्रेशर बढ़ाने लगता है और एक बड़े धमाके के साथ ओबडाया को हरा भी देता है और ओबडाया वहीं मर जाता है। और अगले सीन में रोडी पूरे मामले को दबाने के लिए सारा इल्जाम एक खराब हो गए रोबोटिक्स प्रोग्राम के ऊपर डालने की कोशिश करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोनी को स्क्रिप्ट में लिखी हुई चीजें पढ़ने को कहता है। पर टोनी पूरे होश और हवास में अपने आप को आयरन मैन कहकर मूवी को अगले पार्ट के लिए सेट कर देता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।